देखिए अब डी ब्लॉक में आगे बात करते हैं। M2 प्लस को M3 प्लस में चेंज करना है। अब ये तभी आसानी से होगा जब M3 प्लस की स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। और M3 प्लस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का कारण क्या हो सकता है? पहला तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही देखेंगे, फिर हाइड्रेशन एनर्जी एक कॉन्सेप्ट आता है। देखिए ई स्टैंडर्ड रिडक्शन इज लो नेगेटिव फॉर स्कैंडियम 3 प्लस। अब ई स्टैंडर्ड रिडक्शन जितना कम होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए बोला जाता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो स्कैंडियम होता है। Mn3 प्लस और Fe3 प्लस में कंपेयर किया जाए तो Fe3 प्लस ज़्यादा स्टेबल है कंपेरेटिवली Mn3 प्लस के, क्योंकि एक तो Fe3 प्लस में D5 कन्फिग्रेशन है और Mn3 प्लस में D4 कन्फिग्रेशन है। ये स्टेबल है, वो अनस्टेबल हो गया। Mn3 प्लस इज लेस स्टेबल बिकॉज इट हैज़ हायर। अब आप देखिए कि रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव हो गया, मतलब ये 3 प्लस में चेंज नहीं होना चाहता, ये 3 प्लस में चेंज नहीं होना चाहता। और Fe3 प्लस, अगर Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बनाना चाहते हैं तो वो बड़े आसानी से चेंज होता है क्योंकि वो D5 कन्फिग्रेशन में जाता है। V3 प्लस कम स्टेबल है, क्यों? क्योंकि अगर आप वेनेडियम को देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और अगर आपने 3 प्लस बना दिया तो इसके D में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर ये V2 प्लस रहे तो इसके D में 3 इलेक्ट्रॉन होगा जो कि T2G3 है। तो अगर आप 2 प्लस से 3 प्लस बना रहे हैं तो ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल की ओर ले जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि V3 प्लस इज लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ V2 प्लस हैज़ T2G3 कन्फिग्रेशन। अब आप V2 प्लस से V3 प्लस बनाना चाहेंगे तो T2G3 से अब D2 बना देंगे, तो D2 बना देंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। कलर ऑफ कंपाउंड, देखिए कलर ऑफ कंपाउंड में कारण 3 है। 3 कारण से कलर होता है किसी भी कंपाउंड में, ट्रांजिशन मेटल में स्पेशली बोला जा रहा है। पहला है DD ट्रांजिशन, जो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा। T2G से EG इलेक्ट्रॉन का जंप करना, मतलब एक्साइट होकर जंप करना, और फिर वहाँ से जब रिटर्न होता है तो विजिबल रीजन की लाइट एमिट करता है। विजिबल रीजन की लाइट ही एब्जॉर्ब भी करता है और विजिबल रीजन की लाइट ही एमिट भी करता है। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कौन सी लाइट एमिट करेगा ये मैंने आप लोगों को ऐसे बताया था। ये मैंने आपको ऐसे बताया था। मैंने बोला था कि अगर ये एब्जॉर्ब होता है तो ये रिलीज होगा, ये एब्जॉर्ब होता है तो ये रिलीज होगा। तो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी, कौन सी रिलीज होगी, ये तो विजिबल रीजन की लाइट कौन सी एब्जॉर्ब होगी तो उसके सामने वाली रिलीज होगी, ये ऐसे करके आप पहचान लेंगे। लेकिन DD ट्रांजिशन के लिए आपके पास जरूरी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू EG, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रॉम T2G टू EG DD ट्रांजिशन की मीनिंग है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू EG। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन लिगेंड इज प्रेजेंट। ये तो तभी होगा जब लिगेंड प्रेजेंट होगा। भाई लिगेंड आएगा तभी ना लिगेंड उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। तो जैसे CuSO4, अगर आप CuSO4 एनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं तो ये कलरलेस होता है, जबकि Cu2 प्लस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन कोई लिगेंड नहीं है जो कि उसको एक्साइट करे। CuSO4.5H2O में H2O क्या है, लिगेंड है। अब लिगेंड है तो कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो DD ट्रांजिशन के लिए आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें लिगेंड हो। दूसरा है पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझने के लिए आपको थोड़ा सा फजांस रूल की तरफ जाना पड़ेगा। आपको याद है कि एनायन के इलेक्ट्रॉनों को कैटायन अपनी ओर खींचता था। तो जब एनायन के इलेक्ट्रॉनों को कैटायन अपनी ओर खींचता
है तो उस समय जिन इलेक्ट्रॉनों को एनायन के इलेक्ट्रॉनों को कैटायन अपनी ओर खींचता है, वो इलेक्ट्रॉन धोबी का, जैसे वो कहावत है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, एनायंस की ओर से चल भी चुका रहता है लेकिन कैटायन में घुस नहीं पाता, बीच में रहता है। जो बीच में रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों से लूजली बाउंडेड है और उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना आसान है, तो वो है पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे AgCl में Cl के इलेक्ट्रॉनों को खींचना Ag के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एनायन का साइज छोटा है, लेकिन Br के इलेक्ट्रॉनों को खींचना आसान है क्योंकि एनायन का साइज बड़ा है। I के इलेक्ट्रॉनों को खींचना और आसान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब साइज और बड़ा है। तो जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता है पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो वो जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी टेंडेंसी बढ़ती है, उसका अमाउंट बढ़ता है। जब जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा कलर का चांस होगा, उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेशन का चांस होगा। इसलिए ये तो वाइट है लेकिन ये हल्का येलो हो जाता है और ये थोड़ा और येलो, डार्क भी बोल देते हैं इसको, पेल येलो और इसको डार्क येलो बोल देते हैं, अपने लाइट येलो और येलो लिख दिया। तीसरा कारण है एनायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड या लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। चार्ज में नेगेटिव आयन होगा या लिगेंड मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं आप इसको। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए Mn है, MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +7 है तो ये नोबल कन्फिग्रेशन है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन है इसके पास, और इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन की कोई संभावना नहीं। दूसरा, ऐसा भी नहीं कि कोई कैटायन इसके इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलर का कारण एनायन है। भाई यहाँ पे कलर का कारण केवल I- नहीं है, यहाँ पे कलर का कारण Ag+ और I- का कंबाइंड इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कलर का कारण तो MnO4- है। आप अगर KMnO4 लेते हैं तो भी पर्पल है, आप जो है NaMnO4 लेते हैं तो वो भी पर्पल होगा, आप K2Cr2O7 लेते हैं तो वो भी ऑरेंज होगा, Na2Cr2O7 लेते हैं तो वो भी ऑरेंज होगा। तो इसका मतलब ऑरेंज का कारण तो Cr2O7 है 2-। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके बावजूद भी कलर शो अगर करता है तो उसका कारण कुछ और है। भाई कैटायन का इफेक्ट लग नहीं रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, डी ट्रांजिशन हो नहीं रहा, तो फिर ऐसा क्या है इसके अंदर के कलर शो कर रहा है? तो वो कारण है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये मैंने दिखाया है। भाई देखिए ये सब क्या है, ऑक्सो लिगेंड है, सब ऑक्सो लिगेंड है। और ऑक्सो लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल की ओर ट्रांसफर करता है। आप रेजोनेंस बोल सकते हैं इसको, नहीं भाई आप इसको रेजोनेंस बोल दीजिए। कोऑर्डिनेशन या डी ब्लॉक के लैंग्वेज में इसको ऐसे बोला जाता है, हम तो केमिस्ट्री जानते हैं तो हम तो इसको रेजोनेंस भी बोल देंगे। तो ये जो चार्ज ट्रांसफर है, जैसे ऑक्सीजन Mn की ओर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन Mn की ओर जा रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन बीच में एक ऐसी सिचुएशन में रहता है जिसमें ऑक्सीजन से निकल चुका होता है, Mn के पास पहुंचा नहीं रहता है, बीच की कंडीशन में ये लूजली बाउंडेड होता है। इसको एक्साइट किया जा सकता है और ये एक्साइटेशन से कलर शो करता है। तो ये कुछ कलर लिखे हैं, इनको आप याद कर लेंगे। बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं यहाँ पर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं कैटालिस्ट में। जैसे यहाँ टाइटेनियम है, TiCl4 + Al(C2H5) थ्राइस को जिगलर नाटा कैटालिस्ट बोला जाता है। इसका यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने में। पॉलीमर में आप पढ़ेंगे इसको। V2O5 मैं बता भी चुका हूँ इसको कि फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसका यूज होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के SO3 बनाने में ये कैटलिस्ट का काम करता है। FeSO4 + H2O2 आप जानते हैं कि फेंटॉन्स रिएजेंट है।
फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी जानते हैं। हाँ, ये बात आपके जानने लायक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल, जिससे आप पान बनाते हैं, PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, वो इसी की प्रेजेंस में बनता है। पैलेडियम क्लोराइड वॉकर्स प्रोसेस में काम में आता है, जिसमें एसिटल्डिहाइड CH3CHO की प्रिपरेशन होती है। हम लोगों को वॉकर प्रोसेस नहीं पढ़ना है, मतलब हमारे सिलेबस में वॉकर प्रोसेस नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पैलेडियम क्लोराइड क्या काम करता है। CuCl2 डीकन्स प्रोसेस में है, मैंने आपको P ब्लॉक में पढ़ा रखा है, क्लोरीन बनाने के काम में आता है। प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, ये सब हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन के काम में आते हैं। अच्छा, प्लेटिनम का एक और यूज है, कैटालिटिक कन्वर्टर फॉर क्लीनिंग ऑफ कार एग्जॉस्ट फ्यूम। FeCl3 आप जानते हैं कि लुईस एसिड है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के काम में आता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टी की इसके। बात करते हैं, देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी में मेन प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है ऑक्साइड की, ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जितने भी ऑक्साइड हैं वो सब MO टाइप ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें M की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। केवल स्कैंडियम को छोड़ के, स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +3 रहती है, वो उससे अलग बनाता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जिंक एंड स्कैंडियम 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं है, बाकी सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए सभी MO टाइप ऑक्साइड बना लेते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड होंगे, जो कंपाउंड होंगे, वो आयनिक होंगे, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होंगे वो कोवैलेंट होंगे। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड का बढ़ता है, मतलब सेंट्रल एटम का बढ़ता है, वैसे वैसे ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। मतलब कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयनिक भी है और बेसिक भी है, और ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोवैलेंट भी है और एसिडिक भी है। तो जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है, MnO, Mn3O4, यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर में लगातार बढ़ाता जा रहा हूँ, +2, +8/3, +3, +4, +6, +7, ये बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम ऐसे जाए तो बोलेंगे कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर वापस आ रहे हैं तो बोलेंगे अब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक है। वही चीज़ हर जगह पर यही चीज़ होगा। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है भाई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका +3, इसका +4, इसका +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। जैसे कुछ किताबों में इसको एम्फोटेरिक बोला गया है, कुछ किताबों में इसको एसिडिक बोला गया है, मैंने इसको स्लाइटली एसिडिक लिख दिया है। सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल, 2 इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल आपको पढ़ने हैं, एक K2Cr2O7 और दूसरा KMnO4। सबसे पहले बात करते हैं K2Cr2O7 की। पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला जाता है। डाइक्रोमेट आयन में 2 टेट्राहेड्रल यूनिट होती है, जिसमें ऑक्सीजन में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड ये है और दूसरा ये, जैसे ये वाले बॉन्ड है, ये रेजोनेंस से सबके लेंथ सेम रहती है। इस वाले बॉन्ड की, ये दोनों जो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ इन सभी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे सारे बॉन्ड इक्वल है ना। अच्छा, ये ऑरेंज कलर का होता है, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है, ये येलो कलर का होता है। इसको क्रोमेट आयन बोलते हैं, इसको डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं, क्योंकि 2 क्रोमेट जुड़ जाता है। अब 2 क्रोमेट जुड़ता कैसे होगा, तो Cr2O7 2- and Cro4 2- exist in equilibrium at pH about 4। 4 pH पर ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। तो CrO4 2- में जब आप एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं उसको, तो वो क्या करता है, Cr2O7 2- बनाता है। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए प्रिपरेशन का एक हथियार बनेगा।
यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप pH बढ़ा देते हैं तो कौन सा कलर डोमिनेटिंग होगा, pH बढ़ा देते हैं, pH बढ़ाने का मतलब होता है H+ घटाना, और अगर आप H+ घटाएंगे तो आप रिएक्टेंट घटाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो येलो डोमिनेटिंग होगा। अगर आपको बोला जाए कि अगर आप pH बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, तो pH बढ़ाते हैं तो pH घटाते हैं इसका मतलब आप H+ बढ़ाते हैं मतलब रिएक्टेंट बढ़ाते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ऑरेंज कलर डोमिनेटिंग होगा। K2Cr2O7 यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री एंड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी एजो कंपाउंड। ये NCERT की लाइन थी, मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दी, याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 की। क्रोमाइट ओर, जिसको हम FeCr2O4 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका फॉर्मूला जो होता है वो FeO प्लस Cr2O3 होता है। दरअसल ये दो ऑक्साइड का मिक्सचर है, मिक्स्ड ऑक्साइड है ये FeCr2O4। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपका Fe3O4 होता है। Fe3O4 में FeO एंड Fe2O3 होता है। इज कन्वर्टेड इन Na2CrO4 ऑन रोस्टिंग विद Na2CO3 और K2CO3 इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। क्रोमाइट ओर को Na2CrO4 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, Na2Cr2 मतलब Na2CO3 या K2CO3 से रिएक्ट करा के, या इन दोनों के मिक्सचर को भी ले सकते हैं जिसका नाम फ्यूजन मिक्सचर होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप पढ़ते हैं तो उसमें फ्यूजन मिक्सचर एक टर्म आता है। फ्यूजन मिक्सचर का मतलब होता है Na2CO3 प्लस K2CO3। जब आप इस क्रोमाइट ओर को, मैंने ये नहीं लिखा है, ये लिख दिया है, या बोल सकते हैं 4 FeCr2O4 यहाँ पर प्लस 8 Na2CO3 प्लस 7 O2, ये फ्री एयर है। तो आपको एक येलो सॉल्युबल Na2CrO4 मिलता है। मैंने आपको बोला था कि जो कलर होता है वो इसमें लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होता है। Fe2O3 इनसॉल्युबल है और Na2CrO4 क्या होगा, सॉल्युबल होगा। CO2 तो गैस है। अब जब Na2CrO4 को, आप जानते हैं कि Na2CrO4 को जब आप H2SO4 से अबाउट pH 4 आप ट्रीट कराते हैं तो K2Cr2O7 या Cr2O7 2- बनेगा। pH लगभग 4 होना चाहिए। अगर आप pH घटाते हैं, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो Cr2O7 2- की कंसंट्रेशन और बढ़ेगी क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हमारा यही रिएक्शन है ये, जो क्या होता है, होता तो रिवर्सिबल है, लेकिन हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया है इसको। मैंने आपको रिवर्सिबल समझाया था। अब ये ऑरेंज कलर का होता है। Na2Cr2O7 इज मोर सॉल्युबल देन K2Cr2O7। यही कारण है कि Na2Cr2O7 को K2Cr2O7 में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जितने भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है, इनका दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी Na या K से नहीं आ रहा है, वो तो आ रहा है Cr2O7 2- से, तो वो तो दोनों में सेम है। तो ये और ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सेम है। आप लोगों ने देखा कि फिनॉल, NCERT ने फिनॉल को ऑक्सीडाइज करने के लिए K2Cr2O7 ना लिखकर Na2Cr2O7 लिख दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखिए कि ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ये कम सॉल्युबल होता है, इसको क्रिस्टलाइज करना आसान होता है, इसीलिए इसी का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7, अब इसी का यूज करते हैं तो इसी की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट डिकम्पोज एंड लिबरेट O2। रिएक्शन याद रखना है आपको कि जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ऑरेंज येलो में चेंज हो जाता है CrO4 में एंड O2 रिलीज करता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एसिडिक मीडियम में ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये कुछ नहीं करता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि K2Cr2O7
सॉरी MnO4 को बात करें अगर आप बेसिक मीडियम में डालते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये +6 से +3 में चेंज हो जाता है, +6 से +3 में चेंज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन का गेन करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखिए इस रिएक्शन में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसका मतलब है कि बेसिक मीडियम में ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ये कुछ नहीं करता। यही कारण है कि K2Cr2O7 के टाइम पर केवल एसिडिक मीडियम लिया जाता है, लेकिन KMnO4 के कंडीशन में तीनों मीडियम ले लिया जाता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो 1 प्लस में है, 1.33 वोल्ट है। इट कैन ऑक्सीडाइज। अब अगर आप इन दोनों रिएक्शन को या इनमें से किसी भी रिएक्शन को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना होगा, और वो मैंने आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस किया जाता है वो समझाया है। तो I- को I2 में, H2S को S में, मैंने कई बार बताया आपको कि जब सल्फर मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा हो तो सल्फर में चेंज होता है, और जब बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट से जुड़ा होता है तो सल्फेट में चेंज होता है। तो अगर इसी को यहीं पर हम PbS ले लें तो वो PbSO4 में चेंज कर देगा। समझ गए? ये मैंने आपको समझाई दिया, ये आपको याद कर लेना है। एक ये याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म को ये किस में चेंज कर देता है, कार्बोनिल क्लोराइड में। ठीक है, कुछ और बातें इसकी करते हैं K2Cr2O7 की। देखिए एसिडिक सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 ऑन ट्रीटमेंट विद H2O2 एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है, क्रोमियम डाई परऑक्साइड, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड भी बोला जाता है इसको। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी। याद रखिएगा कि बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, 2 परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में H2O2 से रिएक्ट करता है जब, तो CrO5 बनाता है। इन अल्कलाइन मीडियम 30% H2O2 रेड ब्राउन कलर का एक कंपाउंड बनाता है K2Cr2O7 के साथ, जिसका नाम है K3CrO8। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया K3CrO8 का। ध्यान रखिएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। H2O2 के साथ ये भी बन रहा है, H2O2 के साथ ये भी बन रहा है। एक में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक में 2 परऑक्साइड बॉन्ड है, एक में 4 परऑक्साइड बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिएगा इसका। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, वैसे तो आप लोगों को NCERT में ये सब नहीं दिया है, मैं बताता इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझसे बच्चे क्वेश्चन, इसका ये फ़ायदा ये है कि बच्चों ने मुझसे कई क्वेश्चन पूछे थे जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं D ब्लॉक में पढ़ाऊँगा। तो जो मेरी पर्सनल नोट्स है उसमें D ब्लॉक में ये सब लिखा हुआ है, और जब मैंने NCERT देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये सारी चीज़ें तो मैं पढ़ाता हूँ लेकिन NCERT में दिया नहीं हुआ है। पर कहीं ना कहीं बच्चों को इसका क्वेश्चन मिल रहा है तो मैंने सोचा कि पढ़ा देते हैं, पूरा ही पढ़ा देते हैं। अच्छा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, अब इसमें क्या है, मेटल हैलाइड में, मेटल क्लोराइड में, जैसे NaCl ही ले लीजिए, तो वो NaCl है कि नहीं है, वो NaBr तो नहीं है, वो NaI तो नहीं है। ये पहचानने के लिए क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कराते हैं, Cl- का टेस्ट कराते हैं। When a mixture of metal chloride and K2Cr2O7 is treated with concentrated H2SO4, orange red vapor of chromyl chloride are evolved.
ऑरेंज रेड वेपर मार्क कर दिया था मैंने यहाँ पे, और ऑरेंज रेड था तो इसलिए रेड कलर से ही मार्क कर दिया। K2Cr2O7 को जब H2SO4 से ट्रीट कराते हैं, मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में NaCl से ट्रीट कराते हैं, तो आपको KHSO4, NaHSO4 एंड CrO2Cl2 बनता है। यही क्रोमिल क्लोराइड वेपर है जो ऑरेंज रेड कलर का होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, नाम है KMnO4। देखिए बात करते हैं KMnO4 की। सबसे पहले प्रिपरेशन, 3 मेथड है प्रिपरेशन का इसके, पहला इंडस्ट्रियल, दूसरा कॉमर्शियल और तीसरा लैब मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं कि MnO2 को KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है वो KNO3 लिया जाता है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ये एयर नहीं है, KNO3 से मिला हुआ ऑक्सीजन है। और उस ऑक्सीजन की हेल्प से आप पहले कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है K2MnO4। K2MnO4 डार्क ग्रीन कलर का होता है, मैंने आप लोगों को लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर में बताया था। K2MnO4 का जब डिसप्रपोर्शनेशन कराया जाता है एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में, तो ये KMnO4 बनाता है। जैसे डिसप्रपोर्शनेशन देख लीजिए यहाँ पर, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका +6 है, इसका +7 है और इसका +4 है। डिसप्रपोर्शनेशन हमेशा तब होता है जब एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल हो अपने लोअर एंड हायर से, मतलब +6 कम स्टेबल है +4 से भी और +7 से भी, तो वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। कॉमर्शियल मेथड दूसरा मेथड है। KMnO4 इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ K2MnO4। तो K2MnO4 बनाओ कैसे? इसी मेथड से पहले K2MnO4 बनाएंगे, फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। यहाँ पर आयरन रॉड लिया जाता है, NCERT ने स्पेसिफाई नहीं किया है तो मैं बोल के सुना दे रहा हूँ। एक्वस मीडियम में तो जाहिर सी बात है कि K2MnO4 जो होगा वो MnO4 2- और 2K+ में चेंज होगा, और वाटर H+OH- में चेंज होगा, मतलब 2K+ मिलेगा तो 2 वाटर लेंगे तो 2 OH- भी मिलेगा, और वो दोनों मिलके KOH बना लेंगे। MnO4 MnO4- में चेंज होता है +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कैथोड पर 2H+ इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर H2 रिलीज करता है। 2K2 पूरा रिएक्शन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। 2K2MnO4 ग्रीन कलर का है, वाटर से रिएक्ट करके मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, KMnO4 बनाता है, KOH बनाता है, H2 रिलीज करता है, ये डार्क पर्पल कलर का है। लैब मेथड में Mn2+ का कोई सॉल्ट लिया जाता है, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, MnCl2 ले सकते हैं आप, MnSO4 ले सकते हैं, कोई भी ऐसा सॉल्ट आप ले सकते हैं जिसको आप मतलब डाईपरऑक्सी सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करता है Mn2+ को Mn+7 में चेंज कर देता है, और यहाँ पर आपको MnO4- मिलता है जो कि +7 में। प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4, एक डार्क पर्पल कलर का क्रिस्टल है जो आइसो स्ट्रक्चरल है, किससे? KClO4 से। भाई MnO4- का भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, इसका भी ClO4- का स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है, और दोनों में बॉन्ड भी सेम होते हैं, जितने p-d इसमें होते हैं उतने ही इसमें भी होते हैं। दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ना Cl के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना Mn के पास। इट इज पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, 6.4 ग्राम 6.4 ग्राम KMnO4 पर 100 ग्राम वाटर डिजॉल्व होता है। मतलब 100 ग्राम अगर आपने पानी ले लिया तो उसमें 6.4 ग्राम KMnO4 डिजॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो रहा है, पार्शली सॉल्युबल है। इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, 513 केल्विन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया हुआ है NCERT में, मैंने वही लिख दिया है। 513 केल्विन पर इसको डिकम्पोज करते हैं तो K2MnO4 MnO2 बनाता है। KMnO4 एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से
बहुत कम टेम्परेचर पर ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में बदल जाता है। K2 आपको ये याद रखना है कि कौन से, जैसे आपको कोई पूछे कि KMnO4 डायामैग्नेटिक होता है तो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, ये किसने बोला, तो आप मेरा नाम मत बता देना, आप बोलना अकॉर्डिंग टू MOT है। ये नहीं कि दीपक सर ने बोला था कि KMnO4 लो टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अब मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रहा है। और एनसीईआरटी ने तो ये भी लिख दिया है कि ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग है और आपके स्टडी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर स्टडी, मतलब आपकी स्टडी के बाहर है, तो आप बाहर ही समझिए उसको। K2MnO4 इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है। इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। अब की बार जो हम पेज पे लिखेंगे शायद हमारा चैप्टर डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए भाई, दोनों का स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने, दोनों टेट्राहेड्रल है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ClO4- वाला स्ट्रक्चर भी ऐसा ही बनता है, आइसो स्ट्रक्चरल है। अच्छा, इसमें जो 3 पाई बॉन्ड है वो p पाई d पाई बॉन्ड है, और इसमें जो 2 p पाई बॉन्ड है वो भी p पाई d पाई बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर या कैसे निकालते हैं भाई, ये टोटल बॉन्ड अपॉन टोटल सराउंडिंग एटम हमने ऐसे निकाला था, 7/4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 6/4 आएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1.75 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है इसके कंपेरिजन में। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 अपने हर मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, और चाहे न्यूट्रल हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो एक्सप्लेन किया है, मैंने जो नोटिस किया है, जैसे कई लोग लिख देते हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एक्चुअली न्यूट्रल कोई मीडियम ही नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम को न्यूट्रल बोल रहे हैं और लाइट बेसिक मीडियम को बेसिक बोल रहे हैं। एल्कलाइन मीडियम उसको बोल रहे हैं जिसमें बेसिक नेचर कम है, और न्यूट्रल उसको बोलते, न्यूट्रल का काम वो कर रहा है जो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का है। देखो वो लिखा हुआ है इन न्यूट्रल और फेयरली एल्कलाइन मीडियम। अगर ये कंडीशन होगी तो आप फेयरली एल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम को एक ही मानेंगे। मतलब आपको याद होगा कि हम KMnO4 और एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब ले रहे थे, तो आपको याद होगा कि एक हम लोगों ने लिया था बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट वाला बेसिक है यहाँ पर, ये एसिडिक है वो न्यूट्रल है, बेयर्स रिएजेंट वाला बेसिक है। वो एथिलीन ग्लाइकॉल को मतलब इथीन को इथिलीन ग्लाइकॉल में चेंज कर देगा, वो डाइऑल लगाता है, लेकिन यहाँ पर डाइऑल का काम नहीं है। तो इन एसिडिक मीडियम KMnO4 चेंज होता है मैग्नीज के किसी सॉल्ट में, Mn2+ के सॉल्ट में। E की वैल्यू होती है 1.52। तो आपको याद होगा कि K2Cr2O7 का 1.33 था, इसका 1.69 है। इट कैन ऑक्सीडाइज। अब देखिए मैंने यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं करी है। जैसे ये I- है, I2 में चेंज हो रहा है, 2I कर दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दोनों में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ के काट दो। वैसे ही C2O4 CO2 में चेंज होगा। H2S के बारे में मैंने बोला ही था कि हमेशा सल्फर में चेंज होता है। NO2- NO3- में चेंज होगा। SO3 SO4 में चेंज होगा। Fe2+ Fe3+ में चेंज होगा। याद रखिएगा इसका कलर ग्रीन होता है और इसका कलर येलो होता है। न्यूट्रल और फेयरली एल्कलाइन मीडियम MnO4- MnO2 में चेंज होता है, +3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में 3 का चेंज होता है। तो E जो होता है 1.69 वोल्ट है। इट कैन ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? I- को देखिए ध्यान से समझिएगा, I- को I2 में यहाँ चेंज कर रहा था, यहाँ पे I- को IO3- में चेंज कर रहा है।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर I-I2 में चेंज हो रहा है, जबकि आपने K2Cr2 को 7 में भी देखा था कि I-I2 में चेंज हो रहा था, यहाँ I- आयोडेट आयन में चेंज होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, मार्क कर लीजिएगा इसको। अच्छा, H2O3 ये थायोसल्फेट है, को सल्फेट में चेंज कर देता है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर देंगे। अच्छा, एक रिएक्शन और है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है, इसलिए मैंने पूरा भी लिखा है इसको। मतलब KMnO4 मैग्नीज के सॉल्ट को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। समझिए, मीनिंग समझिएगा। जैसे KMnO4 ने Mn2+ बना दिया, अब ये Mn2+ आपने बाहर निकाला, इसके अंदर आप अगर एल्कलाइन, फेयरली एल्कलाइन मीडियम वाला KMnO4 डाल देते हैं तो वो क्या करेगा, इसके आगे भी ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब इनको जो है और आगे बढ़ाएगा। Mn2+ कुछ किस में चेंज कर देगा, MnO2 में। तो MnO2 में चेंज कर देना इसको, Mn2+ को MnO2 में चेंज कर देना, और वो भी कैटलिस्ट क्या होगा, ZnO या ZnSO4। तो अगर आप इनकी वैल्यू को याद रखें, 1.33 था उसका K2Cr2 का, इसका 1.52 है, इसका 1.69 है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो फेयरली अल्कलाइन मीडियम का KMnO4 होगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ आपका D ब्लॉक। अब एक वीडियो और बना के F ब्लॉक कंप्लीट करते हैं।